इससे झगड़े कम होंगे। लेकिन रिमुरु ने सिर हिलाया, पर उसे लगा कि यह दोधारी तलवार होगी। अगर सभी बड़ी गिल्ड्स और ताकतवर संगठनों को ये रिकॉर्डिंग्स मिल जाएं तो मुसीबत हो सकती है। इसके अलावा जीएए और अर्थ यूनियन में ऐसे लोग भी हैं जो कमजोरों की रक्षा करने में उतने न्यायप्रिय नहीं हैं। इनुश और लिन समझ गईं कि रिमुरु क्या कहना चाहता है, क्योंकि वे जानती थीं कि उसने क्या किया था। हाँ, इसीलिए यह अनिवार्य नहीं है। तुम सुरक्षा के लिए उस छोटे रिकॉर्डिंग कैमरे को ले जा सकते हो, अगर चाहो तो, लिन ने मुस्कुराते हुए कहा। और किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे पास ये है या नहीं। तुम इसे खरीद सकते हो, लेकिन इस्तेमाल करना या ना करना तुम्हारे ऊपर है। इसलिए हर कोई यही मानेगा कि दूसरे के पास कैमरा लगा हुआ है। यह अच्छा लगता है। लेबिरिंथ अधिकतम हमारी असली दुनिया जैसा हो जाएगा। कुछ को न्याय मिलेगा, जबकि ताकतवर और प्रभावशाली अंत में बच निकलेंगे। रिमुरु ने सिर हिलाया और खाना जारी रखा। जो भी हो, ताकतवर बनना ही जीवित रहने का एकमात्र रास्ता है। बिल्कुल सही। तीनों ने खाना खत्म किया और बिना किसी देरी के सोने चले गए। करीब 8:30 थे और ज्यादातर लोग पहले ही सोने जा रहे थे। लेकिन करीब 10 बजे, जब पूरा इलाका शांत हो चुका था, एक समूह वहां पहुंचा और उनके शोर ने लोगों को जगा दिया। वे उस दिशा से आए थे जहां लाइन का टेंट था, लेकिन डियाब्लो और दो भेड़ियों को देखकर वे चुपचाप आगे बढ़ गए। हालांकि जल्द ही बाहर शोर बढ़ गया। रिमुरु और लिन जाग गए और एक दूसरे को देखा। जैसे ही वे उठे और लिन ने टेंट की जिप वाली खिड़की खोलकर बाहर झांका। यहां से निकलो। हाँ, दूसरों को सोने दो और कहीं और जगह ढूंढो। बस अपने टेंट्स को थोड़ा समायोजित करो, हमें जगह दो, नहीं तो हम एक को नष्ट कर देंगे। उनुष भी शोर से जाग गई। क्या हो रहा है? क्या कोई समूह इतनी रात में हमारी नींद खराब करने आया है? वह भी खिड़की से बाहर झांकने लगी। जल्द ही ड्रामा शांत हो गया। उस नए समूह के एक सदस्य ने माफी मांगी और दो टेंट्स को हटाकर उनके लिए जगह बनाने का अनुरोध किया। अंत में यह शांतिपूर्वक सुलझ गया और सभी फिर से सोने चले गए। बेशक ज्यादातर समूहों में एक व्यक्ति बारी बारी से बाहर पहरा दे रहा था, हर 2-3 घंटे में बदलते हुए। केवल रिमुरु का समूह चैन से सो रहा था, क्योंकि डियाब्लो और भेड़िए उनकी रखवाली कर रहे थे। करीब 4 बजे रिमुरु, लेन और इनुश उठ गए। वे एक एक करके ताज़ा हुए और टेंट के अंदर पोर्टेबल टॉयलेट का इस्तेमाल करके अपना काम निपटाया। एक दो समूह शायद जा चुके थे, लेकिन बाकी अभी भी आराम कर रहे थे जब रिमुरु, लेन और इनुश शिमरिंग फेन की गहराई में चले गए। आमतौर पर सूरज निकलने के बाद आगे बढ़ना बेहतर होता था, क्योंकि शिमरिंग फेन में पहले से ही कोहरा था जो दृश्यता को कम करता था। इसके अलावा यहां जाल और चुपके से हमला करने वाले मॉन्स्टर्स भी थे। रिमुरु, क्या तुम फोकस फील्ड जानते हो? लिन ने पूछा। उसकी गहरी नीली आंखों में माना की हल्की नीली चमक दिखाई दी, जबकि उसके आसपास एक अदृश्य गोलाकार क्षेत्र बन गया जिसे केवल वह देख सकती थी। इसे सीखने का न तो समय मिला और न ही स्टैट्स। रिमुरु ने सिर हिलाया। और हम अभी इसे नहीं सीख सकते, खासकर इस स्थिति में। हाँ, लिन ने सिर हिलाया और मुस्कुराई। लेकिन मुझे यकीन है कि तुम इसे जल्दी सीख लोगे जब हम बाहर निकलेंगे। मैं इनश को अपनी मां की मदद से ट्रेन करने वाली थी। तुम भी शामिल हो सकते हो। यह मैं इसके लिए आभारी रहूंगा। धन्यवाद। फोकस फील्ड के लिए 20 परसेप्शन और 20 फोकस स्टैट्स चाहिए होते थे। ये आंखों में फिजिकल एन्चेंटमेंट लगाकर और फिर माना से एक क्षेत्र बनाने की तकनीक थी। आंखों में फिजिकल एन्चेंटमेंट करने से व्यक्ति चीजों और प्राणियों की आभा और शक्ति को महसूस कर सकता था। जितनी बेहतर महारत होती, उतने ही अधिक विवरण देखे जा सकते थे, जिससे लक्ष्य के पैरामीटर्स का अनुमान लगाया जा सकता था। लेकिन फोकस फील्ड एक कदम आगे थी। इसके दायरे में व्यक्ति हर चीज और प्राणी की हलचल और आभा को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था, जिससे वे तेजी से प्रतिक्रिया दे सकते थे। उन्हें इस दायरे में पूर्ण दृष्टि प्राप्त हो जाती थी। नुकसान ये था कि इस तकनीक का माना खपत बहुत ज्यादा थी, इसलिए शुरुआती लोगों के लिए इसे लगातार बनाए रखना असंभव था। दायरा जितना बड़ा होता, खपत उतनी ही अधिक होती। स्वाभाविक रूप से यह सबसे कठिन तकनीकों में से एक थी, क्योंकि इसमें आंखों के चक्र बिंदुओं को ढूंढना पड़ता था और एक छोटी सी गलती आंखों की रोशनी ले सकती थी। इसके अलावा आंखों को एनचैंट करने के बाद माना को नियंत्रित करके क्षेत्र बनाना सीखना पड़ता था,
जो चुनौतीपूर्ण था। थोड़ी मात्रा में माना को नियंत्रित करना और अधिक मात्रा में नियंत्रित करने में बड़ा अंतर और कठिनाई होती थी। रिमुरु ने इसे आजमाने की हिम्मत नहीं की थी, क्योंकि उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह अपनी आंखों के इलाज के लिए एक हाई क्वालिटी पोषण खरीद सके अगर वह अंधा हो जाता। वह अपने हाथ पैरों को तो प्रयोग कर सकता था, क्योंकि वह अपने पिछले क्लास के हीलिंग स्किल्स से उन्हें ठीक कर सकता था, लेकिन आंखें अलग थीं। उसका एकमात्र हीलिंग स्किल इतना शक्तिशाली नहीं था कि आंखों को ठीक कर सके। उसके पास दर्द कम करने वाला स्किल था, लेकिन चक्र बिंदु ढूंढने के दौरान यह बेकार था, क्योंकि वह माना का उपयोग नहीं कर सकता था। न ही यह लंबे समय तक सक्रिय रह सकता था, और उसे माना बचाकर रखना था ताकि वह हीलिंग स्किल से चोटों को ठीक कर सके। फोकस फील्ड एडवेंचरर्स के लिए एक आवश्यक तकनीक थी, क्योंकि यह अचानक हमले, जाल और घात लगाने वाले हमलों को पहचानने का एकमात्र तरीका था, जब तक कि किसी के पास कोई विशेष स्किल न हो जो इस काम में मदद करे। इसलिए खतरा महसूस होने या लड़ाई के दौरान कोई भी फोकस फील्ड का उपयोग करके खतरों को पहचान सकता था और तेजी से प्रतिक्रिया दे सकता था। गुर्र भेड़िए गुर्राए जैसे ही कोहरा गाढ़ा हुआ और उन्हें चमकदार विस्प्स दिखाई देने लगे। अध्याय 27। फेन में शिकार। फील्ड बॉस का सामना शिमरिंग फेन में शिकार उनकी उम्मीद के अनुसार ही सुचारू रूप से चल रहा था। उनकी क्षमताएं एक दूसरे के सामने प्रदर्शित हो चुकी थीं, खासकर रिमुरु के विभिन्न आइटम्स जैसे अतिरिक्त लाभों के साथ। रिमुरु ने जैकब का स्टोरेज पाउच लूट लिया था, और हाल ही में उन्हें एक और अमीर युवा मास्टर से एक और स्टोरेज पाउच मिला था। संक्षेप में, उनके पास पोशंस की कोई कमी नहीं थी, इसलिए वे उन्हें बचा बचाकर इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। तेजी से माना या हीलिंग पोशंस का उपयोग करके वे शुरुआत से ही तेजी से आगे बढ़ रहे थे। वे केवल 2 घंटे बाद रुके, और तब तक वे वास्तव में थक चुके थे और उन्हें आराम करने के लिए एक ठोस ऊंची जगह भी मिल गई थी। अब तक उन्होंने मूनलाइट विस्प्स, बॉग स्लिथर्स और 6 शिमरिंग फेन सेरपेंट सहित कुल 50 से अधिक मॉन्स्टर्स को मार डाला था। रिमुरु ने अपनी दूसरी स्पिरिट कोदोको सृजन प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी, जिसमें उसने मूनलाइट विस्प्स, बॉग स्लिथर्स, शिमरिंग फेन सेरपेंट्स, ग्लासब्लेज बियर्स तीनों प्रकार और विलोबी विस्प्स बाय क्वींस 5 अलग अलग प्रकार के मॉन्स्टर्स को शामिल किया। उसने ब्लेड मैंटिस स्पिरिट को दूसरी सृजन प्रक्रिया के लिए बचा लिया, क्योंकि वह इसे इस दौर में नहीं डालना चाहता था। यह अच्छा चल रहा है। रिमुरु ने अपने हाथों पर झुकते हुए खिंचाव किया। हम शायद व्हाइट पोलन के लेयर में अपना पहला क्लास सीरीज क्वेस्ट पूरा कर लेंगे। अगला क्षेत्र आमतौर पर ब्रायरवुड ग्रो, सिल्वर रैंक लेवल 5 से 7 का इलाका होता था, लेकिन इस समय गुप्त क्षेत्र व्हाइट पोलन का लेयर उस क्षेत्र से पहले स्थित था। वे जगहों और संकेतों का अवलोकन कर रहे थे, जिनमें एक छोटा सफेद उड़ने वाला पक्षी, छोटे सफेद पंख और सफेद पाउडर शामिल थे। ये तीनों व्हाइट पोलन के लेयर को खोजने के संकेत थे, क्योंकि इसका स्थान हर 3 दिन में बदल जाता था। उन्होंने शिमरिंग फेन में सफेद पाउडर और एक सफेद पंख देखा था, और उन संकेतों को हटा भी दिया था ताकि दूसरे उन्हें न ढूंढ पाएं। चूंकि ये संकेत शिमरिंग फेन में दिखाई दिए थे, इसलिए उन्हें बस शिमरिंग फेन के बाहर कहीं उड़ते हुए छोटे सफेद पक्षी को ढूंढना था और उसका पीछा करना था, जो उन्हें व्हाइट पोलन के लेयर के प्रवेश द्वार तक ले जाएगा। हिसस अचानक लिन के कान फड़के और रिमुरु ने भी खतरे को महसूस किया। दोनों ने छलांग लगा दी। जमीन से एक विस्फोट हुआ। चमकदार क्रिस्टल कण बाहर निकले और इनुश को ऊपर उछाल दिया। डियाब्लो ने उछलकर उसे पकड़ लिया और जमीन पर उतरा, जबकि लाइन और रिमुरु तुरंत शिमरिंग फेन सेरपेंट पर झपट पड़े। लिन ने हवा में ही छुरे फेंके, जबकि रिमुरु ने अपने पैरों को जोर से धकेला। उसके हाथ पैर फिजिकली एन्चेंटेड थे और तलवार हाथ में लिए वो मॉन्स्टर की ओर बढ़ा और उसका सिर काट दिया। लेकिन यह खत्म नहीं हुआ था। यह सर्प अपने सिर उगा सकता था और अपने अर्ध क्रिस्टलीकृत पंखों को फेंक सकता था, जो जहरीले और भेदक होते थे। इसका सिर काटने से उन्हें अगले कदम के लिए तैयार होने का समय मिल गया, क्योंकि यही इसकी एकमात्र कमजोरी थी। सिर काटने से यह अपने हमले नहीं कर पाता था, हालांकि इससे यह मरता नहीं था। रिमुरु ने पहली मंजिल के सभी मॉन्स्टर्स का अध्ययन किया था और उनकी कमजोरियां जानता था। उसने यह डेटा अपने मैजिक पार्चमेंट में भी जोड़ा था। इसलिए उसने सिर काटने के बाद छलांग लगाई और 2 स्पिरिट एक्सप्लोजन किए, एक उसके नीचे और एक ऊपर। मॉन्स्टर को 2 विस्फोटों के बीच फंसा दिया। धम! उनमें से एक विशेष हो गया, नीली चिंगारियां छोड़ते हुए, जो मतिभ्रम दिखाएगा।
अब सिल्वर रैंक लेवल 5 तक पहुंच गए हैं। आपने लेवल अप बून ट्रिगर किया है। ठीक है, मेरा हो गया, रिमुरु ने खिलखिलाते हुए कहा। और यह आखिरकार ट्रिगर हुआ, आखिरी लेवल पर। तुमने लेवल अप किया, बढ़िया। मुझे भी लेवल 5 पर ट्रिगर होगा। लिन मुस्कुराई। तो तुम्हें क्या मिला? दुर्भाग्य से कोई स्किल विकल्प नहीं। रिमुरु ने विकल्पों पर नजर डाली और उन्हें दूर रख दिया। इनाम तुरंत नहीं चुना। ये सांप बहुत परेशान करने वाले हैं, इनुश ने गुस्से में कहा, एक तरफ चलते हुए। हमेशा ऐसे ही जमीन से निकल आते हैं। आखिरकार उनका पापा वह मैडनिंग बीवर है, लिन ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर रिमुरु की ओर देखा। उस नोट पर, वह बीवर हमारे पीछे आ सकता है। हम अभी इस इलाके में सबसे गहराई में हैं और तुम ही एकमात्र सिल्वर रैंक लेवल 5 एडवेंचरर हो यहां। हाँ, मुझे उम्मीद है कि वह हमारे पास आएगा, रिमुरु ने अपनी तलवार को देखते हुए कहा। उसे ऊपर उठाते हुए उसकी आंखें सिकुड़ गईं जब उसने तलवार की धार को देखा, जो कोहरे से गुजरती सूरज की किरणों के कारण चमक रही थी। तुम क्या देख रहे हो? इनुश बैठ गई और पूछा, रिमुरु को तलवार की धार को इस तरह देखते हुए। मुझे कुछ परिचित सा महसूस हो रहा है। रिमुरु लिन के बगल में बैठ गया और तलवार को दूर रख दिया। लेकिन यह थोड़ा परेशान, मुझे लगता है कि कुछ मेरी पहुंच के भीतर है, लेकिन असीम रूप से दूर। तलवार के बारे में? लिन ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, मुझे कभी कभी यह एहसास होता है जब मैं तलवार चलाता हूं, और यह अभी फिर से आया। लेकिन रिमुरु ने सिर हिलाया। छोड़ो, यह परेशान करने वाला है। यह ऐसा है जैसे कोई दीवार मुझे रोक रही है और साथ ही कुछ आकर्षक दिखा रही है और बुला रही है। समूह ने 15 मिनट आराम किया और अपनी स्टैमिना और स्पिरिट्स को पूरी तरह से रिकवर किया। फिर आगे बढ़ गए। जल्द ही लाइन भी सिल्वर रैंक लेवल 5 तक पहुंच गई। डियाब्लो सिल्वर रैंक लेवल 4 तक पहुंच गया, जो एनश के समान था। 1 घंटे बाद वे शिमरिंग फेन के किनारे के करीब पहुंच गए थे। वे हमेशा अपने माना को आधा भरा रखते थे ताकि मैडनिंग बीवर के अचानक हमले के लिए तैयार रहे। और जैसे ही उन्होंने 3 बोग स्लिथर्स और एक शिमरिंग फेन सेरपेंट को खत्म किया, जमीन कांप उठी। ये आ रहा है, इनुश ने चिल्लाया। रिमुरु ने तुरंत माना पोषण पी लिया और कहा, लिन, क्या मैं इसे अकेले मार सकता हूं? मेरे पास दुर्लभ आइटम ड्रॉप की संभावना बढ़ाने का एक विचार है। उसने तलवार में 50 माना डालकर अपने आसपास की स्कैनिंग की। 3 बजे 3 विस्प्स और 2 बोग स्लिथर्स, एक फेन सेरपेंट और 4 विस्प्स का समूह 8 बजे। डियाब्लो, भेड़ियों के साथ वहां जाओ। 11 बजे और 12 बजे 2 और समूह हैं, जो सीधे हमारे सामने बर्फीली चोटी की ओर है, जो यहां से दिख रही है। उन्हें खत्म कर दो। मैं बीवर से निपटूंगा। और इससे उन्हें सभी दिशाएं मिल गईं। एनुश और लिन डियाब्लो के साथ कार्रवाई में कूद पड़े। रिमुरु को मैडनिंग बीवर के साथ अकेला छोड़ दिया, जो उसके बोलते ही जमीन से बाहर कूदा। उसकी आंखें रिमुरु पर टिकी हुई थीं। उसने लाइन की ओर भी देखा, क्योंकि वह भी लेवल 5 थी। लेकिन रिमुरु की नजरें अपने ऊपर देखकर मॉन्स्टर ने भी रिमुरु पर ध्यान केंद्रित कर लिया। यह 6 मीटर लंबा, मोटा और मोटे भूरे रंग की धात्विक चमकदार बाहरी सतह वाला था। उन तेज पंजों का जिक्र नहीं जो तुरंत जमीन को खोद सकते थे। इसके द्वारा खोदे गए गड्ढों में कई एडवेंचरर्स मर चुके थे, क्योंकि उन गड्ढों में आमतौर पर मॉन्स्टर्स होते थे और उनकी सतह जल्दी से मैजिकल मॉस और हरियाली से ढक जाती थी, जो शिमरिंग फेन में उगती थी, ताकि यह क्षेत्र की किसी अन्य सतह जैसी दिखे। इसके शरीर पर निशानों से स्पष्ट था कि यह अन्य एडवेंचरर्स से लड़ चुका था, लेकिन बच निकला था, या तो उन्हें मारने के बाद या चोटिल होकर खतरा महसूस करने के बाद, क्योंकि यह फील्ड बॉस भागने में माहिर था और इसमें उच्च जीवन शक्ति और रक्षा थी। मैडनिंग बीवर, रैंक सिल्वर लेवल 5, फैटलिटी 100%, माना 606। स्टैट अध्याय एक ही बार, आश्चर्य, मैडनिंग बीवर, रैंक सिल्वर व लेवल 5, वाइटैलिटी 100%, माना 606। स्टैट्स फिजिकल स्ट्रेंथ 70, ढाक हेल्थ, एक साथ ही स्टैमिना, साथ ही मेंटल माना 660, डार्क फोकस 60, टहर परसेप्शन 60 का। यह मोटा है, बिल्कुल। रिमुरु ने इसकी स्थिति को देखा। उसकी आंखें केंद्रित थीं। फील्ड बॉस समान रैंक और लेवल के एडवेंचरर्स से अधिक शक्तिशाली होते हैं, जिन्हें हराने के लिए समूह के प्रयास की आवश्यकता होती है। लेकिन रिमुरु के अलग विचार थे। क्या होगा अगर दुर्लभ ड्रॉप की संभावना बढ़ जाए, अगर वह इसे अकेले
बिना किसी मदद के लड़े और मारे, और स्टैट्स में अंतर के बावजूद इसे जल्दी से करे। मूनलाइट विस्प्स X3 हॉकास्ट 2 माना, 1 फोकस, 1 परसेप्शन, 1 माना, 100.5 परसेप्शन। बोग स्लिथर्स X3 ऑकॉर्ड 1 स्ट्रेंथ, 2 हेल्थ, 2 स्टैमिना। फेन सर्पेंट्स X3 बराबर 1 परसेप्शन, 2 स्ट्रेंथ, 2 हेल्थ, 1 स्टैमिना, 1 फोकस। उपरोक्त इस क्षेत्र में स्पिरिट डिवाइनिंग का परिणाम था और उसकी वर्तमान स्थिति नीचे दी गई है। रिमुरु एडवेंचरर रैंक सिल्वर लेवल, 5 क्लास, स्पिरिट डीलर, SS वाइटैलिटी 100%, माना 575 को 575, स्टैट्स 6 असाइन नहीं किए गए पॉइंट्स, फिजिकल स्ट्रेंथ 34, हेल्थ 24, स्टैमिना 23, मेंटल माना 23, 34.5, अच्छो फोकस 27, परसेप्शन 23। आ जाओ मेडी। रिमुरु ने धीरे से बुदबुदाया। उसकी आंखें मैडनिंग बीवर पर टिकी हुई थीं जो हवा में था और गिर रहा था, लेकिन जमीन पर पहुंचने से पहले मॉन्स्टर ने अपना दाहिना हाथ घुमाया, रिमुरु की ओर एक तेज और 2 मीटर लंबा 3 पंजे वाला प्रोजेक्टाइल छोड़ा, जिसकी गति बहुत तेज थी। रिमुरु ने पलक भी नहीं झपकाई। उसकी आंखें केवल चमकियों जैसे पुतलियाओं से कुड़ गईं, और एक धमाका हुआ। उसके पैरों ने धूल उड़ाई जब वह बीवर की ओर गोली की तरह बढ़ा, उसकी तलवार की धार लाल चमकती हुई। मेरी सिरिंज को फिर से भरो, तुम बड़े स्वस्थ बदमाश। रिमुरु ने तुरंत अपनी 20% स्टैमिना खर्च कर दी जैसे ही उसकी तलवार मॉन्स्टर की गर्दन के पार कटी और उसके पीछे उतरी। 2 भयानक सिनर्जी बीवर में इंजेक्ट की गईं, उसकी हेल्थ और माना को चूसते हुए। रिमुरु के तलवार के वार ने उसके मजबूत कवच को भेदा और क्षति पहुंचाई, जो उसकी 7% हेल्थ कम करने के लिए पर्याप्त थी, क्योंकि यह उसकी गर्दन पर कट गया था और खून का फव्वारा निकल आया। मैडनिंग बीवर गुस्से में आ गया कि उसे नुकसान पहुंचा था और गर्दन पर कट के कारण उसने सिरिंज पर ध्यान भी नहीं दिया। रिमुरु की अधिकतम वाइटैलिटी और माना का 200% बीवर की वाइटैलिटी और माना के 20% के बराबर था, इसलिए सिरिंज ने उसे और कमजोर कर दिया। लेकिन यह मॉन्स्टर्स के लिए अजीब था, क्योंकि यह एक प्रकार का हमला था जो दर्द नहीं पहुंचाता था, लेकिन फिर भी क्षति पहुंचाता था। मैडनिंग बीवर ने इस कमजोरी को अपनी मोटी गर्दन पर कटे हुए वार से जोड़ा। भागने के लिए पर्याप्त खतरा महसूस नहीं करते हुए वह गुस्से में रिमुरु की ओर मुड़ा और अपना मुंह खोला। तेज और घने कीचड़ के गोले छोड़े। रिमुरु ने तुरंत ग्लासब्लेज शील्ड प्रकट की, जिसकी ड्यूरेबिलिटी तेजी से कम हो रही थी। यह एक बड़ा आयताकार ढाल था, लेकिन यह उपयोगकर्ता को इसके माध्यम से देखने की अनुमति देता था, इसलिए रिमुरु बीवर की ओर बढ़ा जबकि यह गोले छोड़ रहा था। उसके पैर तेजी से चल रहे थे। 2 सेकंड बाद वह ढाल के साथ कूदा और इसे मॉन्स्टर की ओर फेंक दिया। मैडनिंग बीवर की आंखें गहरी लाल चमकीं जैसे उसकी पूंछ ने ढाल पर वार किया, इसे आसानी से तोड़ते हुए, जबकि उसका पंजा रिमुरु की ओर बढ़ा जो हवा में था। इतना आसान नहीं मैडी, रिमुरु मुस्कुराया, क्योंकि वह जानता था कि ऐसा होगा। इस मॉन्स्टर की प्रतिक्रिया तेज थी और इसका घातक बिंदु इसका सिर था। इसके अलावा अगर इसे 50% से कम नुकसान पहुंचाया गया तो यह आमतौर पर जमीन में भाग जाता था। इसकी एक विशेषता जमीन के नीचे तेजी से ठीक होना था, इसलिए एक बार भागने के बाद यह खत्म हो गया। यह जल्दी से ठीक हो जाता था और अन्य एडवेंचरर्स को निशाना बनाता था। इसके अलावा अगर रिमुरु लापरवाही से बीवर के सिर पर हमला करता तो यह उसे अपने पंजे और पूंछ से खत्म कर देता, जो इसके स्टैट्स में दिखाए गए से अधिक शक्तिशाली थे। भले ही वह न मरता, कम से कम वह बुरी हालत में होता। ऐसे सामने के हमले बेकार थे जब तक वह इसकी प्रतिक्रिया की गति से अधिक तेज हमला न करे, और उसके पास ऐसा करने का केवल एक ही तरीका था और उसे मॉन्स्टर को एक ही वार में हराना था। उसने अपने पैरों को जोर से धकेला और माना का उपयोग करके हवा में छलांग लगाई, पंजे के वार से बचते हुए, साथ ही अपने पीछे एक स्पिरिट एक्सप्लोजन का उपयोग किया। विस्फोट होने से ठीक पहले उसके पीछे एक और ग्लासब्लेज शील्ड प्रकट हुई जो विस्फोट को रोकने के लिए थी, जबकि उसके पैरों ने आखिरी मिलीसेकंड में शील्ड को धीरे से रखा। सब उसकी योजना के अनुसार था, लेकिन जिस तरह से उसने कल्पना की थी उसे वास्तव में अंजाम देने की संतुष्टि रोमांचक थी। वह अपने शरीर और मन पर पूर्ण नियंत्रण में था, पूर्ण सिंक्रोनाइजेशन में। धम! विस्फोट ने शील्ड और फिर उसके पैरों पर प्रभाव डाला, जिसका उपयोग रिमुरु ने आगे बढ़ने के लिए किया। विस्फोट के प्रभाव से गति का बूस्ट प्राप्त किया। उसने ध्वनि की गति को तोड़ दिया जैसे एक जोरदार धमाका हुआ
और उसकी तलवार, जिसमें 200 माना एन्चेंटेड था, अचानक और अनजाने में एक ब्लेड जैसी आभा उत्पन्न हुई जो इससे बाहर निकली, इसे लंबा और तेज धार वाला बना दिया। कट! मैंने क्या कर दिया? मैडनिंग बीवर की मोटी और चौड़ी गर्दन साफ कट गई। धड़ाम! रिमूरू जमीन पर उतरा और कई मीटर लुढ़कते हुए एक पेड़ से टकराया। उसकी अभिव्यक्ति स्तब्ध थी, जबकि टक्कर के कारण उसके सिर से खून बहने लगा। उसकी गति तेज थी, इसलिए इसने प्रभाव को मजबूत करने में मदद की, उसके सिर को थोड़ा फटा दिया। हालांकि उसका ध्यान उस अजीब तलवार के हमले पर था जो उसने अभी किया था। मैं सिर में वार करने जा रहा था, लेकिन मैंने गर्दन क्यों काट दी? और वह क्या था? क्या मैंने अभी एक फ्रीकिंग आभा इनफोल्ड किया? उसका विचार शुरू होने से पहले ही रुक गया जब उसे सिर दर्द और दर्द महसूस हुआ। उसकी दृष्टि लाल हो गई। दत्त! उसने तुरंत स्प्रिट सिरिंज इंजेक्ट की और खुद को ठीक किया। बधाई हो, आपने एक चुनौतीपूर्ण दुश्मन को अकेले हराया है। आपको मैडनिंग बीवर को अपने वर्तमान स्तर पर अकेले हराने के लिए 10,000 सोने के सिक्के पुरस्कार में दिए गए हैं। आप सिल्वर रैंक लेवल 6 तक पहुंच गए हैं। सूचना अलग है। रिमुरू की आंखें चमकी। उसने देखा जहां मैडनिंग बीवर मरा था और उसकी आत्मा को अवशोषित किया। पास में एक चमकदार हथेली के आकार का गोला था, नीला और भूरे रंग के पैटर्न के साथ। रिमुरू अपनी स्प्रिट सिरिंज के लिए धन्यवाद पूरी तरह से ठीक हो गया था। वह गोले की ओर चला गया और उसे उठाया, दुर्लभ ग्रेड ड्रॉप को देखते हुए। अर्थ शैटरिंग ग्लव्स, ग्रेड दुर्लभ होम का निम्न, ड्यूरेबिलिटी 1500, अटैक 100 प्लस उपयोगकर्ता की स्ट्रेंथ का 100%, प्रभाव सक्रिय, ड्रिलिंग क्लॉ दस्तानों को पंजों में बदल देता है और जमीन की कठोरता के आधार पर हर सेकंड एक निश्चित मात्रा में माना खर्च करता है ताकि तेजी से खोदा जा सके और यात्रा की जा सके। सक्रिय पंजों में 50 माना डालने से उपयोगकर्ता के चारों ओर 5 मीटर त्रिज्या की एक पृथ्वी तत्व बाधा बन जाएगी। निष्क्रिय जब दस्ताने पहने होते हैं, आप 5 मीटर त्रिज्या के भीतर एक आभा फैलाते हैं जो भौतिक और जादुई रक्षा को 50 फ्लैट मूल्यों से बढ़ाता है। यह केवल आपके द्वारा चुने गए 5 सहयोगी लक्ष्यों पर लागू होता है। ये बस अद्भुत है। रिमुरू मुस्कुराया। मैं दस्ताने पहन सकता हूं और तलवारें पकड़ सकता हूं। आखिरकार दस्तानों की जोड़ी एक हथियार नहीं थी, हालांकि यह पहले सक्रिय प्रभाव के साथ एक बन सकती थी। दुर्लभ ड्रॉप्स कमाल के होते हैं। उसने मॉन्स्टर्स को साफ करने में लेन और अन्य लोगों के साथ शामिल नहीं हुआ। लिन ने भी कई मारने वाले वार नहीं किए, बल्कि डियाब्लो को उन्हें मारने दिया। उसने केवल शिमरिंग फेन सर्पेंट्स को कुशलता से मारा ताकि अपने क्लास क्वेस्ट में एक अच्छा रिकॉर्ड छोड़ सके। इनुश भी धीरे धीरे प्रगति कर रही थी। यह वास्तव में तेज था। रिमुरू। मैंने एक पल के लिए नजर हटाई और बीवर का विशाल सिर लुढ़क गया। इनुश ने उत्सुकता से पलक झपकाई। लेकिन मैंने एक रोशनी देखी। आभा इनफोल्ड, लिन ने कहा जैसे वह रिमुरू को घूर रही थी। उसकी आंखें रोमांच और आश्चर्य से चमक रही थीं। तुमने यह कैसे किया? रिमुरू ने खांसी और खड़ा हुआ। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई, जैसे वह तलवार पर खड़ा था, एक जेडाई की तरह मुद्रा बनाते हुए। सुपर ब्लेड अवेकनिंग। हाँ। रिमुरू ने अपने ही शब्दों पर अजीब महसूस किया, लेकिन उसने तलवार घुमाई और कुछ नहीं हुआ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं भी नहीं जानता, रिमुरू ने मुस्कुराते हुए कहा। इनिश और लाइन लगभग जमीन पर गिर गईं। तुमने हमें मूर्ख बनाया। इनुश जोर से हंस पड़ी। सच, लेकिन यह अधिक समझ में आता है क्योंकि आभा एनफोल्ड सीखना आसान नहीं है। लेकिन तुम सच में एक राक्षस हो मेरे प्यारे। लिन की बाहें उसकी गर्दन के चारों ओर चली गईं, उसके कंधे पर आराम करते हुए, और उसके होंठों पर एक चुंबन दिया। आश्चर्य से भरा एक बॉक्स। यहां एक और है। रिमुरू मुस्कुराया और उन्हें अर्थ शैटरिंग ग्लव्स दिखाया। अध्याय 29। दिल जोड़ते दिल टूटते अर्थ शैटरिंग ग्लव्स के मिलने से पार्टी की कुल ताकत और भी बढ़ गई। शिमरिंग फेन में अपने आखिरी दौर की खोज के दौरान रिमुरू ने 5 स्प्रिट सिरिंज भरकर ही इलाका छोड़ा। उसका लेवल अब और नहीं बढ़ा, लेकिन इनिश और डियाब्लो सिल्वर लेवल 5 तक पहुंच गए, जबकि लिन सिल्वर लेवल 5 पर ही रही, जो सिल्वर लेवल
छह की ओर आधी बार भर चुकी थी। रिमुरु का लेवल सिर्फ इसलिए बढ़ा क्योंकि उसने अकेले मैडनिंग बीवर को मारा था, जिससे उसे असामान्य रूप से ज्यादा एक्सपी मिला। आखिरकार शिमरिंग फेन से निकलकर पार्टी पश्चिम की ओर बढ़ी और स्नो आलमंड ट्रीज के एक छोटे से ग्रोव में पहुंची। यह ग्रोव खूबसूरत स्नो आलमंड ट्रीज का एक छोटा सा समूह था। इसका नाम ऐसा इसलिए था क्योंकि इसकी पत्तियां बर्फ के टुकड़ों जैसी आकार की थीं, लेकिन उनका रंग आलमंड जैसा और नसों के पैटर्न वाला था। रिमुरु, लिन और एनुश एक पेड़ के नीचे घास पर लेटे हुए थे, आराम कर रहे थे। लिन और एनुश द्वारा बाहर से लाए गए सामान से स्टेक्स, एगरोल्स और ब्रेड बनाकर खाई गई थी। डियाब्लो पेड़ की एक मोटी शाखा पर बैठा हुआ था, चारों ओर नजर रखते हुए। ये पत्तियां तुम्हारी आंखों के रंग जैसी ही हैं, लिन ने कहा। उसकी उंगलियां रिमुरु की उंगलियों में फंसी हुई थीं और उसका सिर उसके कंधे से टिका हुआ था। हाँ, रिमुरु ने जवाब दिया। उसका दिमाग आधा आराम कर रहा था और आधा लाइन के बारे में सोच रहा था जब उसने उसकी ओर मुड़कर देखा। क्या देख रहे हो? लिन ने पूछा। उसकी मुस्कान एक साफ तालाब पर चमकते चंद्रमा की तरह नाजुक और खुशनुमा थी। जब वह उसे देख रही थी, उसकी चमकदार बादामी आंखों को निहार रही थी। फिर उसकी नजर उसके होंठों पर गई और उसने एक छोटा सा चुंबन ले लिया, जिसकी आवाज सुनकर इनुश ने आंखें घुमाई। मुझे लगता है कि तुम्हारी वजह से मेरे अंदर कुछ भर रहा है और यह मुझे अच्छा महसूस करा रहा है, रिमुरु ने कहा। उसकी आंखें धुंधली हो गईं जब उसने विभिन्न भावनाओं को महसूस किया। क्या यही एहसास होता है जब कोई किसी के करीब आता है, उन पर भरोसा करता है और वही भावना वापस पाता है? मैं उसका प्यार इतने शुद्ध रूप में महसूस कर सकता हूं। यह सच्चा लगता है। वो तुम्हारा लव पूल होगा, लिन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं उसे अपने प्यार से भर रही हूं। मेरा लव पूल खाली है, एनाश ने बड़बड़ाते हुए कहा। वैसे लिन, तुमने उसमें क्या देखा था? मेरा मतलब, अब तो मैं समझ सकती हूं। अगर मैं एक सामान्य लड़की होती तो निश्चित रूप से मुझे रिमुरु के प्रति आकर्षण महसूस होता। ज्यादातर लड़कियां अच्छे भविष्य के लिए उसकी गोद में कूद पड़ती, चाहे वह कम समय के लिए हो या लंबे समय के लिए। लेकिन शुरुआत में तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता था, सिवाय इसके कि वह फिजिकल एन्चेंटमेंट में अजीब तरह से माहिर था। मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ पागलपन भरी सोच चलती है, लेकिन मुझे एक स्पष्ट जवाब चाहिए, ठीक है? रिमुरु को थोड़ी सी चुभन महसूस हुई, लेकिन वह भी जिज्ञासु था। लिन ने रिमुरु की आंखों को देखकर पलकें झपकाईं और शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें भी इस बारे में उत्सुकता है डार्लिंग? रिमुरु ने सूखी हंसी हंसी। खैर, अब तो मैं कह सकता हूं कि मैं काफी अच्छा हूं, लेकिन उस समय हां, मैं नहीं समझ पा रहा कि तुमने मुझ में क्या देखा था। क्या तुम लोगों के बीच केमिस्ट्री पर विश्वास करते हो? लोगों के बीच की रासायनिक प्रतिक्रिया पर, या फिर एक आकर्षक शक्ति जो तुम्हें किसी व्यक्ति की ओर खींचती है, महसूस, इंस्टिंक्ट्स और उन क्षणभंगुर चीजों की वजह से? रुको, रुको, मत बताना कि मेरे इनेट टैलेंट ने उसका ध्यान खींचा था, क्योंकि हमारे मिलने के बाद से मैं ज्यादातर समय उसके बारे में सोचता था। रिमुरु को अचानक थोड़ा दुख हुआ और इससे उसे एहसास हुआ कि उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि उसने उसे अपने इनेट टैलेंट की वजह से आकर्षित किया था। सच कहूं, लिन, मैं उस पर विश्वास नहीं करता, लेकिन मुझे लगता है कि यह मौजूद है, रिमुरु ने अपनी भावनाओं के अनुसार जवाब दिया। मैं इस पर विश्वास नहीं करता क्योंकि मुझे यकीन नहीं कि मैं खुद को उस केमिस्ट्री को महसूस करने के लिए तैयार कर सकता हूं। मैं इसे स्वीकार करने के लिए बहुत ज्यादा सोचता हूं। लिन ने धीरे से मुस्कुराया और अपने आप को एडजस्ट किया। उसने अपना सिर उसकी छाती पर रख लिया। उनके चेहरे एक दूसरे से कुछ इंच दूर थे। रिमुरु का दिल तेजी से धड़कने लगा और वह अपने शरीर के खिलाफ उसके दिल की धड़कन को महसूस कर सकता था। दोनों की नब्जें एक साथ तेज हो रही थीं। मैं इस पर विश्वास करती हूं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें बंद थीं। उसके शांत मुस्कुराते चेहरे पर रोशनी छा गई। मैं अपने इंस्टिंक्ट्स पर चलने में उस केमिस्ट्री पर विश्वास करती हूं जो सही लगती है। मैं तय करती हूं कि मैं किसे अपने करीब चाहती हूं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे मुझे कैसा महसूस कराते हैं। उनके शब्दों का कोई मतलब नहीं अगर वे झूठ हैं।
और मैं इसे पकड़ सकती हूं, इसलिए मैं अपने इंस्टिंक्ट्स पर, अपनी भावनाओं पर विश्वास करती हूं। वह रुकी। उसके गालों पर हल्का सा रंग आ गया। और जब मैं तुमसे मिली, मैंने इसे महसूस किया। कनेक्शन, इच्छा। तुम सतर्क और अविश्वासी थे, लेकिन मैं तुम्हारे अंदर का जुनून देख सकती थी। वह मेरे लिए अद्भुत था। मुझे एक सहमति महसूस हुई। रिमूरू समझ सकता था। उसने लाइन को अकादमी में देखा था, लेकिन वह हमेशा भावशून्य और उदासीन रहती थी। ऐसा लगता था कि उसके पास लोगों से बातचीत करते समय एक मास्क तैयार था। एक हफ्ते पहले जब उसका इंटरव्यू हुआ था, तब वह एक पेशेवर और संयमित खूबसूरत लड़की लगती थी, जिसके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। लेकिन अब भी वह ऐसी बिल्कुल नहीं थी। इनुश ने खीसें निकालीं। इसीलिए कोई भी उसकी असली पहचान नहीं जानता। खैर, मेरे, तुम्हारे और उसके माता पिता को छोड़कर। सच, मेरे अंदर गहराई में एक इच्छा है और इसीलिए मैं ट्रेनिंग पर ज्यादा ध्यान देती हूं। मार्शल आर्ट्स सीखना और अपने स्किल्स को निखारना, ताकतवर बनना उस इच्छा के लिए जरूरी है, और यह मेरे लिए सबसे मजेदार है, लिन ने कहा। उसकी आंखें बंद थीं और चेहरे पर शांत मुस्कान थी। रिमुरु को अचानक लाइन के साथ बहुत जुड़ाव महसूस हुआ। जब तुमने हमें मुझे मारने के बारे में सोचा, तो मैंने तुम्हारे अंदर वह इच्छा महसूस की। मैं समझ गई थी कि तुम हमें क्यों मारना चाहते थे, इसलिए मैंने जीवित रहने की तुम्हारी इच्छा और दृढ़ता को भी महसूस किया। लिन ने रिमुरु की ओर देखा। उनके चेहरों के बीच कुछ इंच का फासला था। जब वह मुस्कुराई, वह भी बेहद आकर्षक था, और उसने मेरे अंदर एक ऐसी रासायनिक प्रतिक्रिया पैदा की जैसी मैंने कभी महसूस नहीं की थी। मेरे इंस्टिंक्ट्स ने तुम्हें ढूंढा, तुम्हें चाहा, और इसीलिए मैंने तय किया कि तुम्हें अपने लिए पाऊंगी, चाहे मुझे तुम्हें ब्लैकमेल ही क्यों ना करना पड़े। लेकिन तुमने अपने असली रंग दिखाए, और इससे मैं और भी ज्यादा खुश हो गई। लिन मुस्कुराई। तुमने मुझ पर भरोसा करने का फैसला किया। शुरुआत में तुम्हारी आंखों में जो अविश्वास था, वह पागलपन भरा था, लेकिन अपने जीवित रहने की इच्छा के लिए तुमने उसे पार करने का फैसला किया। तो यह मेरे इनर टैलेंट की वजह से नहीं था। रिमुरु के हाथ उसकी पीठ के चारों ओर लिपट गए। उसका दिमाग और दिल इस पल उसकी ओर अनंत रूप से आकर्षित महसूस कर रहे थे। वह देख सकता था कि उसकी सपनों भरी गहरी नीली आंखों से उसके प्रति गहरा प्यार टपक रहा था। लिन भी उसकी आंखों में वही देख सकती थी, और इससे वह और भी ज्यादा खुश और भी ज्यादा संतुष्ट महसूस कर रही थी, मानो उसके सेल्स, उसके इंस्टिंक्ट्स को स्वादिष्ट भोजन मिल गया हो। रिमुरु, मेरे प्यारे, मुझे पता था कि अगर मैं तुम पर अपना प्यार और स्नेह बरसाऊंगी तो हम साथ चल पड़ेंगे, लेकिन तुमने भी एक कदम बढ़ाया, और यह मेरे लिए बस अद्भुत था। यह सबूत था कि हमारी रासायनिक प्रतिक्रिया किसी और जैसी नहीं थी। तुमने भी इसे महसूस किया, लेकिन अवचेतन रूप से, और इसीलिए तुमने मुझ पर पूरी तरह भरोसा करने का फैसला किया। यह रिमुरु चकित था। उसकी आंखें थोड़ी नम हो गईं जब उसकी भावनाएं उमड़ पड़ीं। उसे उस पल कुछ समझ आया जिसने उसे आभारी बना दिया। वह सोचना चाहता था कि यह नियति थी, लेकिन उसका तर्क उसे बता रहा था कि यह वास्तव में एक संयोग था। उसके लिए एक अच्छा संयोग, एक भाग्यशाली संयोग। धन्यवाद, लिन। रिमुरु के होंठ सीधे उसके होंठों से जा मिले जब उसने उसे जोशीले ढंग से चूमा, और दोनों कुछ सेकंड के लिए उसमें खो गए, जब तक कि एनाश ने खांसी नहीं दी। अरे, तुम लोग मुझे जलन महसूस करा रहे हो। रिमुरु और लिन रुके और हल्के से हंसकर उठ गए। सॉरी, इनाश। रिमुरु ने माफी मांगते हुए मुस्कुराया, लेकिन यह देखकर कि उसकी आंखें वास्तव में नम थीं, वो हैरान रह गया। मुझे माफ कर दो, यह संवेदनहीन था। हम अब ऐसा कुछ नहीं करेंगे जब तक हम यहां हैं, ठीक है? लिन ने अपने होंठ काटे और आह भरी। सॉरी अनैट, वह हमारी गलती थी। लिन, चलो इनाश के लिए अब ऐसा नहीं करते, रिमुरु ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा। मैं भाग्यशाली था, सच में भाग्यशाली, कि मैं तुमसे मिला, लिन। मैं बदल रहा हूं, नहीं, मैं विकसित हो रहा हूं, और यह सब इसलिए क्योंकि तुमने मेरे लिए पहल की। और अब मैं जानता हूं प्यार कैसा महसूस होता है। रिमुरु ने एनाश की ओर मुड़ते हुए कहा। हम तुम्हें और दुख नहीं देंगे। एनाश ने सूंघा जब उसने अपने आंसू पोंछे। अब तुम समझ गए, हां? मुझे लगता है तुम भी, लिन। वह मुंह बनाकर बोली।
लेकिन उसकी आंखें अभी भी नम थीं, भले ही वह रोकने की कोशिश कर रही थी। मेरा दिल टूट गया है। पहली बार प्यार महसूस कर रहे ये दोनों मूर्ख अब ऐनाश को समझ पा रहे थे, जिसका दिल पूरी तरह टूट चुका था, और यह तथ्य कि उसे इसे स्वीकार करना होगा। मुझे माफ कर दो मेरी मिठाई। लिन ने उसे गले लगा लिया। सूंघ मुझे चाटो। अध्याय 30। व्हाइट पोलन का अड्डा। कुछ मिनट बाद, जब तीनों आराम कर रहे थे, या यूं कहें कि इंतजार कर रहे थे, डियाब्लो ने अचानक बोल दिया, मास्टर, मुझे वह पक्षी दिखाई दिया जिसका आपने जिक्र किया था। रिमुरु तुरंत उछलकर खड़ा हो गया। कहाँ? डियाब्लो ने जल्दी से उसकी दिशा बताई, और समूह ने फिर से चलना शुरू कर दिया, पक्षी का पीछा करते हुए। इस इलाके तक वे सुरागों के आधार पर पहुंचे थे, खास तौर पर उस दिशा के कारण जिस ओर पंख ने इशारा किया था जब उन्होंने उसे खोजा था। इसी के आधार पर लिन और रिमुरु ने अनुमान लगाया था कि यह पक्षी स्नो आलमंड ग्रोव के इस हिस्से के आसपास दिखाई देगा। 20 मिनट तक उसका पीछा करने के बाद पक्षी ने उन्हें एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता दिखाते हुए ऊपर की ओर ले जाया, और आखिरकार वे एक लंबी घास वाले इलाके में पहुंचे जहां एक कीचड़ भरा तालाब था। पक्षी कीचड़ के तालाब की ओर उड़ा और अचानक नीचे डुबकी लगा दी। धत! तो क्या वह इसके नीचे है? इनाश का चेहरा बिगड़ गया। लगता है हमें कीचड़ में स्नाना पड़ेगा। लेकिन यह खास इलाका इसके लायक था क्योंकि वहां के बॉस को हराने पर उन्हें एक यादृच्छिक रेयर ग्रेड आइटम मिलता। अहम बात यह थी कि पहली मंजिल के अंदर मिलने वाले रेयर ग्रेड आइटम हमेशा मूल्यवान रहेंगे जब तक भूल भुलैया मौजूद है, क्योंकि बाहर बने रेयर ग्रेड आइटम या दूसरी या अन्य मंजिलों से मिले आइटम को पहली मंजिल पर नहीं लाया जा सकता। इन पहली मंजिल के रेयर ग्रेड आइटम को बेचने पर ऊंची कीमत मिलती थी, क्योंकि ये पहली मंजिल पर नए एडवेंचरर्स की काफी मदद कर सकते थे। डियाब्लो, तुम पहले जाओ और रास्ता ढूंढो ताकि हम जल्दी से डुबकी लगाकर वहां पहुंच सकें। रिमुरु ने मुस्कुराते हुए कहा। समझ गया। डियाब्लो मुस्कुराया और तालाब में डुबकी लगा दी। 1 मिनट बाद रिमुरु को डियाब्लो से मैजिक व्हिस्पर मिला। मिल गया। मैंने तुम्हारे लिए माना कि एक लकीर बना दी है जिसे फॉलो करके तुम रास्ते तक पहुंच सकते हो। शुक्रिया, डियाब्लो। तीनों ने तालाब से निकलती माना की एक रेखा देखी। वे अंदर कूदे और जल्दी से माना की रेखा का पीछा करते हुए कीचड़ के अंधेरे में आगे बढ़ने लगे। लिन और रिमुरु फिजिकल एन्चेंटमेंट की वजह से कीचड़ को चीरते हुए आसानी से आगे बढ़ सकते थे। दोनों ने इनाश का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ खींच लिया, क्योंकि फिजिकल एन्चेंटमेंट के बिना वह खुद से अंदर नहीं जा सकती थी। फिजिकल एन्चेंटमेंट के बिना किसी समूह को 1 या 2 वॉरियर रोल वाले एडवेंचरर्स की जरूरत होती थी, ताकि वे अपने क्लास स्किल्स से समूह को रास्ता दिखा सकें, क्योंकि वॉरियर आधारित क्लासेस में आमतौर पर कम से कम एक स्ट्रेंथनिंग स्किल होती थी। बेशक अन्य स्किल्स भी काम कर सकती थीं, क्योंकि क्लासेस और क्लास स्किल्स की कोई सीमा नहीं थी। 1 मिनट बाद तीनों आखिरकार एक रास्ते में पहुंचे और पानी की बोतल से सफाई करने के बाद डियाब्लो से मिले और फिर अपनी यात्रा जारी रखी। चलो सीधे सिल्वर लेवल 5 और उससे ऊपर के मॉन्स्टर्स पर हमला करते हैं, लिन ने कहा। सिल्वर लेवल 1 से 4 के मॉन्स्टर्स पर समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं। हाँ, रिमुरु ने सिर हिलाया। अगर मुझे ठीक से याद है तो व्हाइट पोलन में वो अजीब सफेद सांप और सफेद लिंक्स होते हैं, है ना? इनेश ने कहा। जब समूह एक बड़े गुफानुमा इलाके में पहुंचा जहां सफेद पेड़ और सफेद कोहरा सब कुछ ढंके हुए था, समूह ने रास्ते के अंत में रुककर गुफा में प्रवेश नहीं किया। इस इलाके में सिल्वर लेवल 1 से 5 तक के मॉन्स्टर्स होने चाहिए, रिमुरु ने कहा जब उसने अपनी तलवार पकड़ी। मैं जगह को स्कैन करूंगा और हम सीधे अंत में दिख रहे उस रास्ते की ओर बढ़ेंगे। 65 मीटर दूर एक रास्ता था जो अगले गुफानुमा इलाके में ले जाता था। ठीक है, चलो को करते हैं। लिन ने सिर हिलाया और इन्नाश को अपनी बाहों में उठा लिया। तुम्हें लेकर चलना तेज होगा। रिमुरु ने सिर हिलाया जब उसने 50 माना खर्च की और तलवार की प्रेइंग सेंस का उपयोग करके अपने सामने 50 मीटर के दायरे में सभी मॉन्स्टर्स का पता लगाया। आखिरी 15 मीटर अज्ञात होगा, इसलिए मैं आगे चलूंगा और उन मॉन्स्टर्स से निपटूंगा जो हम पर हमला करेंगे, लेकिन हमारी गति नहीं रोक पाएंगे। हम रास्ते के अंदर बेहतर तरीके से लड़ पाएंगे, भले ही कुछ मॉन्स्टर्स हमारा पीछा करें।
डायब्लो, तुम लाइन और एनाश के पीछे दौड़ोगे ताकि अगर कोई मॉन्स्टर्स हमारे गुजर जाने के बाद पीछे से हमला करे तो तुम कार्रवाई कर सको। समझ गया? चलो, रिमुरु ने कहा और दौड़ पड़ा। लाइन और एनाश उसके पीछे और डियाब्लो उनके पीछे। चूंकि उसे पता था कि इस कोहरे से ढके लंबी घास वाले इलाके में सभी मॉन्स्टर्स कहाँ छिपे हैं, उसे जानता था कि क्या करना है। 10 मीटर पार करते हुए रिमुरु ने मैजिक व्हिस्पर से कहा, ऊंची कूदो, एक बार में 6 मीटर पार करो। रिमुरु लिनोर एनाश से 2 मीटर आगे था, इसलिए यह काफी था। उसने कूदकर 6 मीटर पार किया, दाएं और बाएं छिपे व्हाइट पोलन सांपों और बाघों को छोड़ते हुए। लिन ने भी कूद लगाई, अपने पैरों को शक्ति देकर 7 मीटर पार किया और रिमुरु से 2 मीटर की दूरी बनाकर दौड़ना जारी रखा। बाघ हमारे पीछे पड़ गए, इनाश ने कहा, जब उसने 2 बाघों को लाइन पर झपटते देखा। वे पहले ही सतर्क हो गए थे जब रिमुरु ने कूद लगाई थी, इसलिए जब लाइन ने कूद लगाई तो उन्होंने उस पर हमला करने का फैसला किया। लेकिन उनके लिए दुर्भाग्य से डियाब्लो ठीक पीछे था जब उसने अपनी ज्वलंत तलवार से दोनों को काट दिया और लाइन के पीछे हो लिया। इनाश की ओर मुस्कुराया, जो लाइन के कंधे के ऊपर से पीछे देख रही थी। डियाब्लो ने फ्लेम मैनिपुलेशन का उपयोग करके अपनी तलवार को शक्तिशाली बनाना सीख लिया था, जिससे उसने एक तकनीक फ्लेम एलिमेंटल ऑनरा विकसित कर ली थी। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट द अनदर वर्ल्ड।